आज जो है हम लोग जैव विविधता चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो जैव विविधता चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा अर्थ जो है वो डाइवर्सिटी को रखता है, विभिन्नता को रखता है। हर जगह हम लोग अपने आसपास अगर नौजर को दौड़ाते हैं तो क्या देखते हैं, जीव अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो जीवों के अलग अलग रूपों में मिलने को ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। और इसी क्रम में हम पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जो भी जीव है ना, अलग अलग तरह के जीव दिखाई देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चूहा जो भी है, सबका रूप, आकार, संरचना जो है एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या उठाया है, जीवित संसार को उठाया है, लिविंग वर्ल्ड को। किसे उठाया है, लिविंग वर्ल्ड को उठाया है ना। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या देखेंगे, लिविंग, जीवित, है ना। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या है, जीवित क्या है, जीवित को हम लोग जानेंगे। जीवित किसे कहते हैं, तो जीवित को बहुत सारा हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। सबसे पहला तो है कि जीवित को अगर परिभाषा करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वैसा चीज जो क्या करे, वृद्धि करे। तो वृद्धि में क्या वृद्धि होगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा, है ना, आकृति में परिवर्तन होगा, लगातार कोशिकाओं का विभाजन होगा, और क्या होगा, वजन बढ़ेगा वगैरह वगैरह हो गया। आगे कह रहे हैं कि जो भी वृद्धि होता है, तो वृद्धि यह खास बात नहीं है कि सिर्फ जीवित में ही होता है। वृद्धि जो है वो निर्जीव क्षेत्रों में भी हम वृद्धि को देख सकते हैं। जैसे आपके पास आसपास जो है नदी का किनारा है ना, वहाँ बालू का लगातार ढेर है, बालू जमा हो गया है। तो हम लोग देखते हैं पानी अगर बहता है तो पानी के साथ साथ क्या होता है, ढेर सारा मिट्टी भी किनारे पर जमा हो जाता है। तो ये भी वृद्धि का उदाहरण ही है। कहीं पर कुछ चीज़ों का जमा हो जाना भी वृद्धि ही है। तो कह सकते हैं कि वृद्धि का यह समरूप लक्षण नहीं है। तो दूसरा हम लोग जो है जीवों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि वो प्रजनन कर सकता है। तो प्रजनन का मतलब हुआ अपनी संख्या को बढ़ाना, चाहे वो अलैंगिक तरीके से और लैंगिक तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाए। अलैंगिक और लैंगिक क्या है, तो अलैंगिक में क्या होता है कि कोई भी जीव सिंगल जीव है, और वो सिंगल जीव क्या कर सकता है, अपने जैसे नए जीवों को बना सकता है। एक ही जीव है, एक ही जीव में क्या हुआ, शरीर का टूट फूट हुआ और वो अपना नया शरीर का निर्माण कर लिया, है ना, दूसरा शरीर बना लिया, दो जीव बना लिया। तो ये अलैंगिक है मतलब एक ही जीव रहेगा अलैंगिक में, है ना, इसमें नर मादा का कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि लैंगिक की बात अगर करें तो लैंगिक में क्या होता है कि नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं। नर और मादा दोनों अपने अपने युग्मक का निर्माण करते हैं, और ये युग्मक के संयोजन से नए जीव का निर्माण होता है। तो ये लैंगिक है। तो ये दो चीज हुआ कि प्रजनन कर सकता है। तो प्रजनन, अब देखो संख्या बढ़ाने की बात है, तो संख्या तो हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री में भी एक सामान, दो सामान, तीन सामान लगातार बनते रहता है। बेडशीट बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, या बेंच बन रहा है, टेबल बन रहा है, कुछ भी है, तो वो लगातार बन रहा है, तो उसकी संख्या तो बढ़ रही है, तो वो भी प्रजनन ही हुआ। तीसरा इसका कारण, तीसरा लक्षण क्या है जीवित का, तो उपापचय है। तो उपापचय क्या होता है, वैसी सारी क्रियाएं जो शरीर के सही रूप से संचलन के लिए आवश्यक होती है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है, उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। उपापचयी क्रियाएं दो तरह की होती है, एक तो निर्माणकारी और एक विध्वंसकारी। निर्माणकारी में जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के टूटने से क्या हुआ, एटीपी का निर्माण हुआ, तो ये निर्माणकारी प्रक्रिया है। अब हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो रहा है, तो ये क्या है, विध्वंसकारी प्रक्रिया है। एनाबोलिक प्रोसेस निर्माणकारी और कैटाबोलिक प्रोसेस विध्वंसकारी, ठीक है। तो उपापचय होता है। हम आगे यहाँ पर जो लिखे हैं, शरीर का निर्माण रसायन से हुआ है, हम जानते हैं। लगातार पुराना चीज जो है, पुराना रसायन टूटता है, फिर उससे क्या होते हैं, नए रसायन का निर्माण होता है ना। तो ये सब चीज हमारा शरीर में होता रहता है। हमारे शरीर में क्या है, श्वसन है। तो श्वसन को हम लोग पढ़े कि श्वसन क्या है, ऊर्जा निर्माणकारी प्रक्रिया है। उत्सर्जन है, हमारे शरीर से गंदे पदार्थों का बहिष्करण होता है। तो हमारा शरीर में जब पाचन होता है तो टूटता है कोई चीज, और उसके टूटने के बाद ही उत्सर्जी पदार्थ हमारा अमोनिया है, यूरिया है, ये सब चीज बनता है, और तब उसका शरीर से बहिष्करण होता है। तो ये सब उपापचयी क्रिया है। तुमसे पूछ दे कि हमारे शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं कौन कौन है, तो बता सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं जो है वो पाचन, उत्सर्जन, बहिष्करण, श्वसन, ये सब है। तो ये
इतना सारा चीज़ का बात अब देखो कि हमारे शरीर में हम प्रयोगशाला में भी क्या करते हैं, अगर हमारा लोहा है, लोहा के टुकड़ा के ऊपर जंग लग रहा है ना, तो लोहा के टुकड़ा के ऊपर जंग लगने का मतलब क्या है कि Fe के ऊपर ऑक्सीजन की क्रिया हो गई, तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, Fe2O3 का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो हम प्रयोगशाला के अंदर भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पाचन जैसे कामों को करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उपापचयी भी जीवों का सबसे बढ़िया लक्षण नहीं माना जा सकता। तो कुछ तो होगा जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जीव है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो जीवों का है वो है संवेदना के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करना। ये कहाँ होता है, तो सिर्फ सजीव में ही होता है, संवेदना के प्रति अनुक्रिया। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, है ना, क्लास ले रहे हैं, मोबाइल बंद है, बाद में सुन लेंगे, सर पढ़ा रहे हैं तो बाद में देख लिया जाएगा, है ना। तो ये जो है संवेदना तुम्हारा है ना। और नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी समझ में आएगा, अभी हो सकता है 2-4 क्वेश्चन भी पूछ ले, तो ये संवेदना है। मतलब कान से सुन रहे हैं, आवाज़ अंदर जा रहा है, मस्तिष्क उसके प्रति अनुक्रिया को व्यक्त कर रहा है ना, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यही है संवेदना के प्रति अनुक्रिया, ठीक है। तो हम लोग जीवित को पहले जाने कि जीवित किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पर जैव विविधता को समझना है, डाइवर्सिटी को समझना है। हम पहले ही कह चुके कि इस पृथ्वी पर जीव जो है वो कई सारे रूपों में मिलते हैं, है ना। और कोई भी जीव जो है, कभी भी दो जीव एक समान होता नहीं है। यहाँ तक कि तुम देखो क्या, दो गाय को भी अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा, और दो मनुष्य में तो हर हालत में अंतर दिख ही जाता है ना। इसी तरह से दो पौधों में भी अगर देखोगे तो वहाँ पर भी तुमको अंतर दिखाई देगा। यानी पृथ्वी पर हर हालत में जीवों में विविधता पाई जाती है। अगर एक जाति को दूसरी जाति से मिलान करें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है एक जाति से दूसरी जाति को देखने पर। कुत्ता बिल्ली से कितना अलग है, चूहा है ना गिलहरी से कितना अलग है, दोनों देखने में लग रहा है सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। बिल्ली जो है शेर से कितना अलग है। तो ये जैव विविधता है। पृथ्वी पर जीवों का अलग अलग रूप में पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग जीवों के अंदर विविधता को देखते हैं, तो पहले इसको क्या कहा गया था, जैविक विविधता कहा गया था, है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा गया था। बाद में इसी शब्द को छोटा करके बायोडाइवर्सिटी नाम दिया गया, जैव विविधता कर दिया गया। तो हम लोग देखें, है ना, कि कितना विभिन्नता दिखता है। कहता है कि पृथ्वी पर अभी तक हम लोग जो जीवों का अध्ययन किए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया है, उसमें ज्ञात जाति की संख्या अगर पूछी जाए तो वो कितना है, 1.8 मिलियन जो है वो ज्ञात जाति है। ज्ञात जाति का मतलब हुआ कि उस जीव के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, उसका वर्गीकरण कर चुके हैं, उसके सारे लक्षणों को हम जान चुके हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्ञात जाति कहते हैं। तो 1.8 मिलियन है ना। ऐसे तो और भी बहुत सारी जातियां हैं पृथ्वी पर, लेकिन वैज्ञानिक उनके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं विशेष, इसलिए हम लोग ज्ञात में 1.8 मिलियन को ही रखते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर मिलने वाले जंतु, पौधे, सूक्ष्मजीव की अनेक जाति है, हर चीज़ की अनेक जाति है। पौधा भी देखेंगे तो बहुत सारा रूपों में पाया जाएगा, जंतु भी अलग अलग रूप में, भी कुत्ता बिल्ली सुअर चूहा जो भी है, गाय भैंस बकरी, है ना। हम लोग देखें सूक्ष्म जीव की भाई बहुत सारी प्रजाति, पहले तो सूक्ष्म जीव को कई ग्रुप में बांट दिया गया है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, है ना, कवक। अब इसके बाद भी जीवाणु के भी बहुत सारे प्रकार है ना, कवक के भी बहुत सारे प्रकार है। तो ये हमारा अलग अलग रूप में मिलता है। कहता है इन सारे जीवों का अध्ययन अगर हम करना शुरू करें, है ना, तो अध्ययन करेंगे तो जीवों का नाम रखना बहुत ही जरूरी होता है ना। क्योंकि अध्ययन में सुविधा हो, हम जो पढ़े हैं दूसरे तक पहुंचा सके, तो जब तक उसका नाम नहीं रखेंगे और उस नाम से वो लोग उसको जानेंगे नहीं, तब तक तो वो व्यर्थ है। इसलिए उसका क्या किया जाता है, नामाकरण किया जाता है ना। सभी जीवों के गुण जो होते हैं और उनकी उपयोगिता को याद रखना भी संभव हमारे लिए नहीं है ना। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं और पहचान करके उनका नामाकरण करते हैं। नाम रखने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, उसके गुणों का पता लगाएंगे, गुणों के आधार पर ही उसका नाम रखते हैं। तो हम लोग हर जीव को क्या करते हैं, एक अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। तो ये जीवों का अलग अलग ग्रुप में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। जिसे देखो, जो जीव भी रेग करके चलता है, तो रेग कर चलने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। जो रेग के चलेगा उसको क्या कहा जाएगा, सरीसृप कहा जाएगा, है ना।
उसी तरह से तुम्हारा जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराएगा, दूध पिलाएगा, उस तरह के जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं, है ना। और जो जल और स्थल दोनों पर समान रूप से रह लेता है उसको उभयचर कहते हैं। तो गुण के आधार पर हम लोग बांट रहे हैं ना, जो जल स्थल पर रह लेगा उसको क्या कहेंगे, उभयचर कहेंगे। तो गुण है ना कि ये जल पर भी रह लेगा और क्या स्थल में भी रह लेगा। तो इस तरह से बंटवारा किया जाता है। खास तौर से बंटवारे में हम लोग ध्यान देते हैं कि उसका भोजन का प्रकार क्या है, किस तरह के भोजन को वो ग्रहण करता है ना, वो किस जगह पर रह रहा है, जनन किस तरह से करता है। ये सब चीज़ों को हम लोग आधार मान के जीवों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इसे हम लोग जैविक वर्गीकरण करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। संसार में लाखों पौधा और जंतु है ना। हम लोग सबको क्या करते हैं, और जितना सारा पौधा और जंतु पृथ्वी पर है, हम लोगों ने क्या किया है, हर पौधा जंतु को पहले तो एक लोकल नाम दिया जाता है, और फिर जब लोकल नाम दे देंगे, जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर कुछ उदाहरण भी दिए थे, है ना। जैसे कि तुम्हारा परोर है तो परोर को नेनुआ, घिउरा जैसे नामों से बुलाया जाता है। प्याज है तो प्याज को तमिल में वेंगायम कहा जाता है, कन्नड़ में इरुली कहा जाता है। तो ये क्या है, कॉमन नेम है, लोकल नेम है। तो इस तरह से अगर लोकल नेम से कोई किसी को बुलाता रहेगा तो हमें क्या समझ में आएगा, हम बाहर जाएंगे या कोई अमेरिकन आदमी हमारे यहाँ पढ़ने आएगा तो उसकी जानकारी तो अधूरी रह जाएगी। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए एक ऐसा नाम रखा जाने की कोशिश की जाने लगी कि वो नाम जो है विश्व के हर क्षेत्र में क्या हो, मान्य हो, है ना। तो इसी का प्रयास हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें, है ना, तो केला को कदली कहा जाता है, रंभ कहा जाता है। तो कॉमन नेम होने की वजह से अगर इस तरह से पढ़ा जाएगा तो समस्या तो है ना। तो ऐसा नाम रखने का कोशिश किया गया कि हर जगह क्या हो, मान्य हो, है ना, पूरा विश्व में मान्य हो। तो इस विधि से नाम रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, नामाकरण कहा जाता है। अब नामाकरण किसी भी जीव का तभी संभव है ना, जब उसका क्या हो, वर्णन अच्छे तरीके से हो जाए। तो अच्छे तरीके से वर्णन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके गुणों का पता लगाएंगे, है ना, तब वो पहचान में आ पाएगा और तब उसका हम लोग क्या करेंगे, नाम रखेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया, नाम रखने का शुरुआत किया। ठीक है, लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन किया, उसके पूर्व पहचान को मिलाया, है ना, जीवों में समानता के आधार पर उसको बांटा। तो अब जो है नाम रखने के लिए क्या किया गया, दो गो संस्था बनाया गया शुरुआती दौर में। ICBN एक था, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करेगा, तो ये पौधे का नामकरण करने का काम करेगा। इसी तरह से जंतु के नामकरण के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे क्या कहा गया, ICZN कहा गया। ठीक है, तो ये क्या था, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ये क्या सुनिश्चित करता है, तो वैज्ञानिक ये जो है हमारा इस तरह से नामकरण का शुरुआत हुआ। अब यहाँ पर भी समस्या क्या हो रही थी, समस्या ये हो रही थी कि इस नाम को रखने के बाद भी वो कहीं कहीं किसी कंट्री में जा कर के मिल जा रहा था, मतलब उसी नाम से कोई दूसरे भी जाने जा रहे थे। तो ये सोच करके अब क्या किया गया, दूसरे साइंटिस्ट आए, है ना, और उन्होंने कुछ कहा कि नहीं, सुधार की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का दो नाम होना ज़रूरी है जिससे कि कन्फ्यूजन क्या हो, क्रिएट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे अब पढ़ेंगे, जहाँ समस्या रहे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना।